औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द न्यू साइंस अकेडमी। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि मुझे उम्मीद है कि आपने जो पिछले लेक्चर हैं वो सारे लिए होंगे। इसकी रीजन ये है क्योंकि अगर आपको पीछे से कॉन्सेप्ट पता है तो आप न्यूक्लियोलस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और मजीद ये कि हमारी बुक के अंदर ये एक छोटी सी हेडिंग की तौर पे है और इसमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। लेकिन बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और कॉन्सेप्ट करने के बाद और आपको एमडी कैट में भी हेल्पफुल हो, तो आप इस लेक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी रीजन ये है कि इसमें डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली न्यूक्लियोलस है क्या, उसके बाद एक सेल में कितने न्यूक्लियोलस पाए जा सकते हैं, इसकी बेसिकली दो रीजंस हैं तो वो कैसी हैं, न्यूक्लियोलस कैसा नजर आता है, सेल के किस ड्यूरेशन में न्यूक्लियोलस नजर आएगा, और मजीद इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका फंक्शन है, इसने राइबोसोम्स को बनाना है तो वो कैसे बनेंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपसे कहता हूं कि एक सेल है, ये वाला एक सेल है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये देखें जी, ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है। और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल। ये जी क्रोमैटिन मटेरियल है। और इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो ऑर्गेनेल है जिसको हमने कहा है न्यूक्लियोलस, ये पाई जा रही है। तो एक्चुअली में हमें ये पता चला है कि जो न्यूक्लियोलस है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में ही पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनेल। और बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। आप जानते हैं कि सेल दो फेजेस में होता है, एक तो या डिवाइड कर रहा है या फिर वो नॉन डिवाइडिंग फेज में। अगर आपने पिछले लेक्चर लिए हैं तो आपको पता होगा कि जब सेल डिवाइड करता है ना, तो क्रोमैटिन नहीं होता, क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो पहली बात यह है कि सेल के अंदर जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमैटिन नहीं होता, क्योंकि वो कंडेंस होकर क्रोमैटिन बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब सेल डिवाइड करता है तो हम जानते हैं कि प्रोफेज के अंदर ये न्यूक्लियस गायब हो जाता है। जब न्यूक्लियस गायब होगा तो न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जब आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे तब आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा तो आपको न्यूक्लियोलस भी नजर है नहीं आएगा। सो आई कैन से कि अब जैसे ही जब भी आपने न्यूक्लियोलस देखना है तो आपको क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमैटिन की फॉर्म में नजर आएगा। मतलब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में है ना, डिवाइड नहीं कर रहा, तो वो डीएनए और प्रोटीन के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल, ये क्रोमैटिन मटेरियल है। और सेल तब न्यूक्लियस भी मौजूद है और न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। तो एक बात क्लियर होगी हमें कि हमें न्यूक्लियोलस तब नजर आना है जब सेल ने डिवाइड फेज में नहीं है, जब नॉन डिवाइडिंग फेज में। क्योंकि जब नॉन डिवाइडिंग फेज में है तो न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियोलस भी है, और तब क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमैटिन मटेरियल है। आइए, इसका मतलब फिर हमें विजिबिलिटी का पता चल गया कि अगर आपने इसको देखना है तो आप उसको तब देख सकते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो जब सेल रेस्टिंग फेज में। नेक्स्ट देखो, विजिबिलिटी में हम जानते हैं कि हर सेल के कंपोनेंट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, डाइंग। और वो आपको डाइंग करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ कलर देने पड़ेंगे। अगर आप डाइंग करें तो आपको पता चलेगा कि जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा लाइट कलर में डाई हुआ है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस है ये वाला, ये थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है। तो एक्चुअली में हमें पहले अगर इसकी विजिबिलिटी का पता होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि सेल को, अगर सेल रेस्टिंग फेज में है तो आप न्यूक्लियोलस को देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि और सेल न्यूक्लियोलस जब आपको नजर आएगा तो वो थोड़ा सा डार्क नजर आएगा एज कंपेयर टू दिस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बजाय। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, इसकी बात करते हैं डिटेल में। तो जैसे इसने बनाने राइबोसोम्स, इसने क्या बनाने, राइबोसोम्स। और आप जानते हैं राइबोसोम्स के इर्द गिर्द भी कोई मेम्ब्रेन है नहीं होती। तो याद रखो, इस न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो आपको मैंने डार्क कलर की लाइन लगाई, जो दायरा सा लगाया है, एक्चुअली में ये बता रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, बट ये नहीं बता रहा कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है। इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। इसीलिए याद रखो, ये जो क्रोमैटिन का मटेरियल है, ये वाला, ये धागे हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ इसके अंदर भी जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं आपसे कहूँ ना, एक घर के अंदर की कोई दीवार ही नहीं है तो कोई भी चीज उसके अंदर जा सकती है। तो सेम एज इट, यहाँ पर इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, इसकी कोई जो है मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो इसीलिए क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ से होता हुआ इसके अंदर तक जा सकता है। तो जो बातें हमें क्लियर हुई वो ये है कि आपको किस फेज में नजर आएगा। दूसरी बात ये है कि आपको ये कैसा नजर आएगा। तीसरी बात ये है कि भाई इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है या नहीं है। तो इसका हमने देखा कि इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये वो सेल है। अच्छा, इस सेल के अंदर यहां पे ये वाला न्यूक्लियस है,
सॉरी इसको हम किसी और मार्कर से ड्रा कर लेते हैं। ये है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन, तो इसको आप डबल मेम्ब्रेन कर लें। अच्छा यहां पे न्यूक्लियर पोर्स भी होंगे, तो आप न्यूक्लियर पोर्स भी ड्रा कर लें। दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा यहां पे क्या होगा? क्रोमेटल मटेरियल। लें जी, ये क्या है? क्रोमेटल मटेरियल दागों की शक्ल में। और इसी तरह इसके अंदर ये वाली कोई ऑर्गेनेली है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। क्या बेटा? न्यूक्लियोलस। तो ये वो सारा स्ट्रक्चर है, ये सेल है, ये वो सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर्स हैं। अंदर जाओ तो क्रोमेटल मटेरियल है, और क्रोमेटल मटेरियल कहां तक फैला हुआ है? न्यूक्लियोलस तक फैला हुआ, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है। अच्छा हम जानते हैं बच्चों, ध्यान सुनो मेरी बात को, कि हम जानते हैं कि ये क्रोमेटल मटेरियल एक्चुअली किस चीज का बना है? डीएनए और प्रोटीन का। तो मैं फिलहाल के लिए इसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ड्रा करूंगा? डीएनए। कौन सा ड्रा करूंगा बेटा? डीएनए। लें जी, आप ऐसे करें कि इसका कौन सा पोर्शन ड्रा कर लें? डीएनए। मैं यहां पे डीएनए ड्रा कर देता हूं। और डीएनए में क्या होती है? स्पेसिफिक अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल यहां पे गवानीन है, तो यहां पे क्या है? साइटोसिन। एडेनिन है तो थायमिन। साइटोसिन है तो गवानीन। थायमिन है तो एडेनिन। फिर गवानीन है तो साइटोसिन। साइटोसिन है तो गवानीन। थायमिन है तो एडेनिन। उसके बाद गवानीन है तो साइटोसिन। एडेनिन है तो थायमिन। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये डीएनए के अंदर अरेंजमेंट होती है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जीन है, ये जी, ये वाला कोई एक स्पेसिफिक जीन है जिसमें अरेंजमेंट क्या है जी? टीसीए। ये नीचे से देखिए, नीचे वाला स्टैंड की, तो टीजीए। ऊपर वाला एक और जीन है, फॉर एग्जांपल ये वाला जीन, इसकी अरेंजमेंट क्या कोई और? इसकी जीसीटी। मतलब इस न्यूक्लियोटाइड, इस जीन की अरेंजमेंट कुछ और है, इस जीन की अरेंजमेंट कोई और है। और याद रखो बच्चों, हम जानते हैं कि जीन्स का काम क्या है? प्रोटीन्स को बनाना। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो सेल के अंदर होती हैं, वो किसके अंदर होती है? इस जीन के अंदर। ये जीन कोई और है, ये वाला जीन कोई और है। जैसे ये जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए। और इधर से ये जीन तब जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये भी क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए यहां से मूव करेगा, किसके पास जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसी तरह ये मैसेंजर भी यहां से मूव करके किसके अंदर जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक बात क्लियर हो गई कि एक्चुअली में ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने प्रोटीन्स बनाना चाह रहे हैं। और प्रोटीन कौन बनाता है? वो तो राइबोसोम्स बनाते हैं। तो आइए जरा मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट, स्मॉलर और लार्जर यूनिट, ये वाला मैसेंजर आरएनए आएगा और इनके दरमियान में आके अटैच हो जाएगा। जब ये इनके दरमियान में आके अटैच होगा तो हम जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम। और ये क्या बनाना शुरू कर देगा? प्रोटीन्स। इसने क्या बनाना शुरू कर दिया बेटे? ये प्रोटीन्स बन गए। तो असल में जो इंफॉर्मेशन इस जीन के पास थी, वो इंफॉर्मेशन इस मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर हुई। ये मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोम के पास, राइबोसोम ने इस मैसेंजर आरएनए की इस इंफॉर्मेशन को रीड किया जो जहां से आई है, और उसके अकॉर्डिंग क्या बनाए? प्रोटीन्स। क्योंकि जानते हैं हम कि ये जीन डिफरेंट है, तो ये प्रोटीन भी डिफरेंट है। अच्छा अब दूसरी बात देखें, मैं आपसे कहता हूं कि इसी तरह ये वाला जो है ना, वो जीन, इसका मैसेंजर आरएनए वो बाहर आया है। वो क्या है? बाहर। और यहां पे क्या बना रहा है? राइबोसोम्स के साथ मिलके प्रोटीन्स बना रहे हैं। जब ये राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बना रहे हैं, तो ये वाले प्रोटीन कुछ और तरह के होंगे। रीजन इज दैट कि जीन डिफरेंट है, मैसेंजर आरएनए डिफरेंट और प्रोटीन भी डिफरेंट है। तो एक्चुअली हम एक पॉइंट पे पहुंच गए, और वो पॉइंट क्या है? ध्यान सुनना मेरी बात को, कि हर प्रोटीन के लिए जेनेटिक मेकअप या जीन डिफरेंट होता है। मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल, ये प्रोटीन अगर आपके कलर को कंट्रोल कर रहा है ना, तो एक्चुअली में क्रेडिट इस प्रोटीन को नहीं जाता, क्रेडिट तो उसको जीन को जाता है। वो जीन जो है वो बेसिकली इस तरह का मैसेंजर आरएनए बना रहा है, वो मैसेंजर आरएनए उसी तरह का आके प्रोटीन बना रहा है।
इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ग्रोथ कंट्रोल कर रहा है, या फॉर एग्जाम्पल ये इंसुलिन बना रहा है, तो इंसुलिन क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके जीन्स के अंदर वो सेटअप था, वो जीन्स जिस तरह का था उस तरह मैसेंजर आरएनए बना, और जिस तरह का मैसेंजर आरएनए बना वैसे ही क्या बना, प्रोटीन बना। और बच्चों आप कहेंगे सर आप ये बता क्यों रहे हैं? बेटा याद रखो एक बात हमें क्लियर हो गई है कि हर प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन पीछे से डिफरेंट है। आपने एक प्रोटीन अगर बनाना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन कोई और है, उसके लिए जीन कोई और है, अगर आपने दूसरी तरह का प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए जीन कोई और है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं इस न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियोलस है इसका फंक्शन क्या है? इसने बनाना है राइबोसोम को। याद रखो मैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ जा रहा हूं, तो इसका काम क्या है? राइबोसोम को बनाना। अब बच्चों अगर राइबोसोम को बनाना तो राइबोसोम तो ऑलरेडी दो चीजों से बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से। क्या पता चला कि फॉर एग्जांपल ये जो राइबोसोम है, ये वाले राइबोसोम्स हैं, ये किसके अंदर बने? इस न्यूक्लियोलस के अंदर। तो राइबोसोम तो पहले ही दो चीजों से बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से। तो इसका मतलब अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या अपने डीएनए भी बनाए और सॉरी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए भी बनाए और साथ में क्या बनाए? प्रोटीन्स। तो एक बात पता चली है कि भाई हमने राइबोसोम्स ये बनाने हैं, ये किससे बने? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। अब हम देखते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए भी बनेगा और प्रोटीन्स भी बनेंगे। तो बच्चों आइए जरा इस न्यूक्लियोलस की तरफ आते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि हमने देखा कि ये डीएनए वाला कुछ पोर्शन है, डीएनए का कुछ पोर्शन जो कहां पर है? जो न्यूक्लियोलस के अंदर है, ऐसे ही है। न्यूक्लियोलस के अंदर कुछ डीएनए का ये वाला पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं ये वाला डीएनए का इतना सा पोर्शन, ये भी एक अलग से डीएनए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये और ये डीएनए इस न्यूक्लियोलस के अंदर है, न्यूक्लियोलस के बाहर नहीं है। न्यूक्लियोलस के बाहर वाले ने किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने जो है ना कलर वाले जीन बना लिए, किसी ने हाइट वाले बना लिए, प्रोटीन बना लिए। लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियोलस के अंदर ये वाले जो डीएनए है, इसमें इसका कुछ पोर्शन क्या करेगा? इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन करेगा और क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए यहां से मूव करके किसके अंदर आ गया? न्यूक्लियस के अंदर। और इसी तरह न्यूक्लियर पोर से बाहर मूव करके ये मिलेगा किसके साथ? राइबोसोम्स के साथ। लें जी, ये राइबोसोम का स्मॉलर, ये लार्जर यूनिट, स्मॉलर और लार्जर यूनिट, स्मॉलर और लार्जर यूनिट। और यहां पे क्या आ गया बच्चों? यहां पर वो मैसेंजर आरएनए आ गया। और ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर से आ रहा है, न्यूक्लियोलस के बाहर से नहीं आ रहा है। ये बात याद रखनी है, न्यूक्लियोलस से जो बाहर आ रहे हैं उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स दे दिए हैं, टेस्ट दे दिए, लेकिन जो न्यूक्लियोलस के अंदर से आ रहा है, अब जाहिर सी बात है वो भी क्या बनाएगा? प्रोटीन्स। ये ले जी, ये क्या बन गए? प्रोटीन्स। बच्चों याद रखो ये जो प्रोटीन्स बने हैं ना, ये इसी तरह ये वाले प्रोटीन्स मूव करेंगे बैक और किसके अंदर चले जाएंगे? दोबारा से फिर न्यूक्लियोलस के अंदर चले जाएंगे। मतलब मैंने कहा कि ये वो वाले प्रोटीन है जिनकी इंस्ट्रक्शन कहां से आ रही है? न्यूक्लियोलस के अंदर से। न्यूक्लियोलस के अंदर जो जीन है उसने मैसेंजर आरएनए बनाया, और वही मैसेंजर आरएनए बाद में किसके पास गया? न्यूक्लियस से होता वो बाहर गया, और यहाँ पे राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन्स बनाए, और वो प्रोटीन दोबारा जो न्यूक्लियोलस से इंस्ट्रक्शन आई थी तो न्यूक्लियोलस के अंदर ही दोबारा प्रोटीन्स चले गए। तो ये वो प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वो वाले प्रोटीन्स हैं जो यहां से बनके यहां तक गए हैं। इसी तरह ये वाला पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल ये वाला बच्चों, ये वाला पोर्शन क्या करेगा? वो करेगा जी ट्रांसक्रिप्शन, और इससे क्या बनेगा? आरएनए। लेकिन इसको मैं कहता हूँ राइबोसोमल आरएनए। क्या कहता हूँ बेटा? राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है कि ये वाले आरएनए को हम लेंगे, ये वाले प्रोटीन को लेंगे, तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स बन गए, राइबोसोमल आरएनए भी बन गया और प्रोटीन्स भी बन गए। अब इनको मिलाएं और मिलाने के बाद क्या बना दे? राइबोसोम्स बना दे। लें जी, राइबोसोमल आरएनए को मिलाएं और प्रोटीन को मिलाएं और हमारे पास क्या बन जाएंगे? राइबोसोम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन की है कि अब हमने दोनों ही कंपोनेंट्स बना लिए। अब हमने क्या किया है? दोनों कंपोनेंट्स। अगर मैं सिर्फ इस न्यूक्लियोलस को ड्रा करूं ना, जैसे ये न्यूक्लियोलस है, तो इसके सेंट्रल पोर्शन एक कर लें आप, एक पेरिफेरल पोर्शन। ये सेंट्रल पेरिफेरल, ये क्या है? सेंट्रल। सेंट्रल पोर्शन के अंदर ये डीएनए पाया जाता है, ये वाला जो डीएनए जिसने क्या बनाया बाद में? मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स बन के, और साथ में राइबोसोमल आरएनए। तो इसका मतलब सेंट्रल पोर्शन में क्या पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए प्लस में राइबोसोमल डीएनए। इस राइबोसोमल डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बना और इससे प्रोटीन्स बनके दोबारा से फिर वापस आए। इसका मतलब इसकी वजह से क्या बनेंगे? प्रोटीन्स। और ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये तो हमने बनाया है इस डीएनए से। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये दोनों कंपोनेंट्स बन गए। अब दोनों जब कंपोनेंट्स बन गए तो अब आपने क्या बनाने? राइबोसोम्स। क्या बनाने बेटा? राइबोसोम्स। अब आप क्या करोगे? इनको मूव करवा देंगे इस पोर्शन में, पेरिफेरल पोर्शन में।
पेरिफेरल पोर्शन में जब ये जाएंगे तो यहां पर ये दोनों यूनिट स्मॉलर सॉरी डीएनए सॉरी बच्चे आरएनए और प्रोटीन्स आरएनए और प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते जाएंगे राइबोसोम्स। तो हमारे पास ये राइबोसोम्स किस पोर्शन में इकट्ठे हुए वो हैं बच्चों जी पेरिफेरल पोर्शन में। तो एक्चुअली में ये बात पता चल गई आज कि राइबोसोम्स कैसे बनते हैं। तो हमने देखा कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में कोई भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलस वाला जो डीएनए वो काम नहीं करता। जो न्यूक्लियोलस के अंदर है उसका कुछ पोर्शन मैसेंजर आरएनए के जरिए प्रोटीन बनाता है, कुछ पोर्शन राइबोसोमल आरएनए बनाता है और ये सारा काम कहां होता है सेंट्रल पोर्शन में। फिर इनको हम बाहर पेरिफेरल पोर्शन में भेज देते हैं, वहां पर हम इनको दोनों को मिला के क्या बना देते हैं राइबोसोम। और बच्चों राइबोसोम के दो यूनिट है, एक स्मॉलर और एक लार्जर। यहाँ पर स्मॉलर भी पड़ा होगा और है लार्जर भी, स्मॉलर भी और है लार्जर भी, क्योंकि स्मॉलर और लार्जर दोनों यूनिट्स हैं। जब हमने स्मॉलर और लार्जर को मिलाना नहीं है, हमने इसी तरह सारा स्मॉलर और लार्जर यूनिट को यहां से बाहर मूव करवा देना। स्मॉलर और लार्जर यूनिट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आके दोबारा से फिर वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्टार्ट करवा देंगे। तो हमें पता चल गया कि एक्चुअली में कैसे ये काम होता है कि राइबोसोम कैसे बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, अपनी हेडिंग्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा इसका स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया बेसिकली कि स्ट्रक्चर में इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल पोर्शन जहां पर राइबोसोमल आरएनए है और साथ में क्या है राइबोसोमल डीएनए है और साथ में क्या है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल डीएनए क्या बनाएंगे प्रोटीन्स, उसी तरह और राइबोसोमल आरएनए मिलके क्या बनाएंगे वो बनाएंगे बच्चों जी राइबोसोम्स। उसके बाद हमने देखा इसका पेरिफेरल पोर्शन वो वाली जगह है जहां पर ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिलके राइबोसोम्स बनाएंगे और वो स्मॉलर यूनिट भी बनाएंगे और साथ में लार्जर यूनिट भी बनाएंगे। उसके बाद बच्चों देखो नंबर ऑफ द न्यूक्लियोलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या है हमने देखा, वो तो राइबोसोम बना रहे हैं। और बच्चों एक सेल है जिसने प्रोटीन, राइबोसोम का काम क्या है, वो तो प्रोटीन बनाना। मैं आपसे कहता हूँ एक सेल उसने प्रोटीन बनाने, बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाने, आप चाहते हैं सर उसके अंदर राइबोसोम ज्यादा हो। अगर राइबोसोम ज्यादा मतलब राइबोसोम को बनाने वाली चीज भी तो ज्यादा होनी चाहिए, वो क्या है न्यूक्लियोलस। तो इसका मतलब जिस सेल को प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है तो न्यूक्लियोलस भी वहां पे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि राइबोसोम ज्यादा चाहिए। तो अगर राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब प्रोटीन्स भी न्यूक्लियोलस भी ज्यादा होने चाहिए। तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है जो राइबोसोम्स को बना रहा है और ज्यादा न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग है ना। अगर आपके पास डिमांड ही राइबोसोम्स की ज्यादा है तो फिर न्यूक्लियोलस भी आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट है इसका फंक्शन, और फंक्शन हमने इसका देख लिया है कि फंक्शन इसका है राइबोसोम की सिंथेसिस, और राइबोसोम किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है ये हमने डिटेल में देख लिया है। तो बच्चों यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।